नमस्कार सबका। शुरू करते हैं आज का डे 2 हमारी प्रेपरेशन का। डे 2 एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर 1। बड़े एक मिनट। इस लेक्चर के अंदर हम कोई भी चीज को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अगर आपको उस चीज के रिगार्डिंग कहीं पे कोई भी डाउट हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन आ रहा है साइड पे, आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट सॉल्व कर सकें। प्लस आप हमारे साथ कनेक्ट विद मेंटर क्लिक करके वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट लेके, अगर आपको कोई मेजर डाउट्स हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट के कॉलम से। तो इस पूरी चीज को हम बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। जो भी टॉपिक आपके पढ़ने वाले हैं वो आपको एक डिटेल लिस्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरीके से आपको कौन से चैप्टर्स, क्या चीजें रीड करनी है, स्टडी करनी है इस चीज के साथ साथ। तो इस चीज की जब हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे कि सबसे पहले आपका सारे के सारे ज्योग्राफी बनी किससे हुई है। तो इसकी शुरुआती सिस्टम करेंगे। सबसे पहली चीज, हम जब भी वर्ड रेफर करते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स वर्ड का मतलब होता क्या है, एक्चुअली यूनिवर्स है क्या। ठीक है, हम जगह जगह बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप की फाइंडिंग्स आई हैं कि यूनिवर्स में उसने पास्ट में ग्लीम व्यू दिया है हमें कि क्या कैसा दिखता था हमारा यूनिवर्स, कैसे एक्सपैंड करते करते आज तक आया है। तो ये यूनिवर्स है क्या। देखो, एक पूरी हम सीक्वेंस बनाने के लिए, यूनिवर्स सबसे बड़ा यूनिट है। इसको एक शॉर्ट वर्जन में लिखे तो एक तरह से एक कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है। सारी गैलेक्सीज की जो कलेक्शन है वो है आपका यूनिवर्स। ठीक है, तो आपकी सारी की सारी जो गैलेक्सीज हैं उसकी कलेक्शन बनता है आपका यूनिवर्स। क्लियर है। अब इसके बाद, इससे आगे बढ़ते हुए, यूनिवर्स के बाद मतलब फिर अगला क्वेश्चन आता है, फिर अगर ये कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है तो गैलेक्सीज क्या है। सो गैलेक्सीज आपकी अपने आप में कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम है। अब ये क्या है उसे बताने से पहले एक जनरल एक फैक्ट बता दूं। देखो, एक चीज ना आपने स्कूल में गलत पढ़ी है और इस फैक्ट को पता नहीं क्यों बार बार बुक्स के थ्रू गलत प्रमोट किया जाता है, कि आपका सारा का सारा जो यूनिवर्स है, जो स्पेस है, वो सारा का सारा वैक्यूम है, खाली पड़ा है बिल्कुल। ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। यूनिवर्स एक्चुअली 90% यूनिवर्स जो है आपका, वो सिर्फ दो गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई भी वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। आपका सारा यूनिवर्स गैस से भरा पड़ा है। और भी गैसेस हैं पर 90% हाइड्रोजन और हीलियम है। देखो, जो यूनिवर्स बनने की एक थ्योरी है, आपने शायद उसके बारे में सुना भी होगा, आपकी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जो थ्योरी है ये अपने आप में ना, जो कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ इसके बारे में बताता हूं। देखो, यूनिवर्स आपका दो चीजों से बना था। एक बार मैं यहाँ पे एक बेसिक नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इस चीज को रब कर देंगे बिकॉज हमारा कंसेप्ट अलग चल रहा है। आपकी दुनिया में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है मैटर और एक होता है एंटी मैटर। एक टाइम पे आपके सारे यूनिवर्स में, मतलब एक तरह से इन दोनों को एटम साइज का मान लो। मैटर वो चीज होता है जो और चीजों को क्रिएट करता है, जैसे आप और मैं या आपके आसपास जो भी चीज बनी हुई है ये सब कुछ मैटर से बनी है। एंटी मैटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो एग्जिस्टिंग चीजों को खत्म करता है। इसका काम होता है खत्म करने का। तो यूनिवर्स में ओरिजिनली ये दोनों बैलेंस नंबर में बनते थे कि जितना मैटर बन रहा है उतने एंटी मैटर बन रहा है। तो एक इधर से आया, एक इधर से आया, टकरा के खत्म हो गए। एक उधर से आया, फिर इधर से आया, लगातार टकरा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब फाइनली जब ये बार बार टकरा टकरा के खत्म होते जा रहे हैं, यहां पे अब मेजर चेंज कहां आया। एक
मैटर एक्स्ट्रा बन गया, सिर्फ एक मैटर एक्स्ट्रा बन गया। ये बना आपका पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, जहां पे सारी दुनिया एक सिंगल पॉइंट में एग्जिस्ट कर रही थी, बाकी सारे मैटर और एंटी मैटर कैंसिल होते जा रहे थे, बाई चांस एक मैटर कहीं पे एक एक्स्ट्रा बन गया। ये बना आपके सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी होता क्या है कि यानी कि आज हम जो भी यूनिवर्स देख रहे हैं और सारा यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, सबसे पहले सिर्फ एक छोटा सा ये डॉट था, इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। सारी दुनिया की सारी गैसेस, सारा मटेरियल, सब कुछ सिर्फ एक डॉट में समाया हुआ था। सडनली इस डॉट में क्या हुआ, सडनली इस डॉट से एक्सपेंशन शुरू होती है, ये डॉट फैलना शुरू होता है, और यही हमारे यूनिवर्स की शुरुआत है। इसीलिए जो सिंगुलैरिटी का पॉइंट है, ये हमारे पूरे यूनिवर्स का डेंसेस्ट पॉइंट था, डेंसेस्ट पॉइंट, क्योंकि सारी चीजें एक जगह पर। देखो डेंसिटी अपने आप में कंसेप्ट क्या होता है, आगे जाके हम और डिटेल में करेंगे। डेंसिटी एज अ कंसेप्ट होता है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कितना जुड़ के रह रहे हैं। अब जब सारे यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में बसा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिकल्स एक सिंगल जगह पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में, तो ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज है। ठीक है, जब यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई हैं, उनके अंदर स्टार्स आने शुरू हो गए हैं, जगह जगह पे आपके गैसेस फैल गई। कई बारी जब आप फोटोग्राफ्स देखते हो यूनिवर्स की, आपको ये जो मतलब गैसेस का जो सबूत भी है, वो भी दिखाई देता होता है जब आप कोई फोटोग्राफ चेक कर रहे हो। जैसे एक आधी फोटोग्राफ अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो ली है, उसमें से मैं भी दिखा देता हूं। तो जब आप ऐसी फोटोग्राफ्स देखते हो, आपको ये ना कुछ गैस के ना, ये देखो, ऑब्वियसली इसे बाद में हाइपर रियल बनाने के लिए और इफेक्ट जोड़े गए हैं, पर ये देखो एक पूरा गैस का ये क्लाउड है। ऐसे ना क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस के अंदर, लिखा हुआ है, ऐसे क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं आपके स्पेस के अंदर। ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स कुछ नहीं है, अपने आप में गैस और डस्ट जब एक साथ जुड़ के रहने लग जाती है ना, तब ऐसे ये क्लाउड्स बना देते हैं। आसपास भी ये देखोगे अलग अलग रंग फैले हुए हैं, और ये देखो अगर बादलों की तरह ही दिखाई देते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सारे की सारी चीजें गैस और डस्ट ही है। जब ये ऐसा क्लाउड एक साथ जुड़ के रहने लग जाता है ना, ऐसे क्लाउड्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं नेब्यूला। तो नेबुला की डेफिनेशन है बेसिकली आपके गैसियस क्लाउड्स जो आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम नेबुला रेफर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज यहां पे इस तरीके से। अब इससे आगे बढ़ते हुए, ये आपकी डेंसेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब वापस टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आते हुए देखो, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ये गैलेक्सीज कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, तो आपकी गैलेक्सी हुई क्या अपने आप में। देखो दुनिया भर में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी की बात की जाए, हमारी वाली को गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सन है, स्टार का मतलब होता है, अच्छा एक चीज में हम सबसे पहले फर्क करते हैं। हम ये चीजें अक्सर सुनते हैं, और ये आगे जाके क्योंकि हमने अभी डिफाइन करना है तो हम पहले इसे समझ लें। स्टार और प्लैनेट में क्या फर्क होता है, इन्हें यहां पे समझ लें सबसे पहले। देखो हम अपने यहां से लगाते हैं, हमारे अपने खुद के सिस्टम से लगाते हैं क्लोजेस्ट। हमारे यहाँ पे जो स्टार है वो है हमारा सूरज यानी कि सन। हमारे यहाँ पे जो प्लैनेट है वो है आपका अर्थ। ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, धरती जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर हम रह रहे हैं। अब ये दोनों में फर्क क्या है, सन और अर्थ में फर्क क्या है। सबसे पहला और सबसे मेजर फर्क जो है, सन अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, एमिट्स इट्स ओन लाइट। वो अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस करता है, और जो अर्थ है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन दी
लाइट फ्रॉम ए स्टार। ठीक है, तो आप सन और अर्थ, इन दोनों का ये फर्क है कि सन अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो सन के ऊपर हो क्या रहा है बेसिकली, देखो ये आपका सन है, येलो में बना लेते हैं, ये आपका सन है। सन के ऊपर लगातार आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हमने सोलर विंड्स करनी है, वो टॉपिक आएगा अलग से इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण क्या हो रहा है, यहां से आपकी लाइट एमिट होती है, लाइट और हीट, बहुत ही ब्राइट लाइट एंड हीट इमर्ज होते हैं यहां से। यही चीज हमारे प्लैनेट अर्थ तक पहुंचती है और यही चीज हमें रोशनी देती है, जो डे टाइम हमें रोशनी दिखती है। अर्थ अपनी खुद की कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, अर्थ सिर्फ लाइट को रिसीव करता है, और इसी तभी हम सन की गर्मी के कारण ही पूरा आपका सारा का सारा अर्थ का सिस्टम चलता है। कभी आपको किसी प्रीलिम्स या किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इस चीज को वैसे भी याद रखना कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, इन्हें क्या चीज चला रही है, चाहे हवा होगी, पानी की मूवमेंट होगी, हर चीज, और आगे जाके ये सारे अलग अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे। पर एक चीज जो कॉमन है हर चीज में, कि सबसे पहले सन की हीट आएगी, वो चीजों को हीट अप करेगी, हीट के कारण एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू होगी, और फिर आपका ये सारा सिस्टम मूव करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हमने ये सारा का सारा चीज स्टडी करनी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आगे काम करते हुए, गैलेक्सीज के बाद, गैलेक्सी हमने जैसे मैंने आपको बताया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी अपने में स्टार सिस्टम है, हमारे कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम है। देखो दुनिया में बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपकी मिल्की वे गैलेक्सी भी बताई ना, इवन मिल्की वे जो मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम्स है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी अपने आप में सिर्फ उसके ऊपर सन नहीं है, आपकी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे आपको ये बहुत सारे व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखाई देंगे, ये सारे अपनी अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी कारण ये सारे शाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्टार्स हैं, सारे स्टार्स हैं, छोटे मोटे कोई भी हो गया, सारे के सारे स्टार्स हैं आपके। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे, ये मिल्की वे की डायग्राम है। मिल्की वे को अगर आप ध्यान से देखोगे, मिल्की वे एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है, इस तरीके से घूम घूम के हर चीज ये सेंटर पॉइंट पे जा रही है, और सेंटर पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्यों? आपकी मिल्की वे की जो ये शेप है ना, यहाँ पे हर स्टार कर क्या रहा है, हर स्टार ने यहाँ पे घूमते घूमते फाइनली सेंटर में चले जाना है। यहाँ पे जाके स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स आपस में टकराने लग जाते हैं। तो सारे स्टार्स आपस में टकराते हैं, धमाका होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इसी कारण ये चीज इतनी ब्राइट है सेंटर में। ठीक है, और आपस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सन सिस्टम, स्टार सिस्टम, कुछ भी लगा लो, वो सारी चीजें खाली नहीं है, इसी कारण यहाँ पे ये अलग अलग रंग है। क्योंकि जैसे भी वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी, जैसे वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, वैसा ही जो आसपास गैसेस होती हैं, ये आपने केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ा होगा, 8th 9th 10th इन क्लासेस में पढ़ा होगा। सो बेसिकली मैं वैसे बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब भी एनर्जी, आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होंगे, और अगर उन्हें अपनी एनर्जी छोड़नी है, वो या तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, या लाइट प्रोड्यूस करेंगे, या कोई ना कोई नॉइज प्रोड्यूस करेंगे। तो आपके स्पेस में ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी, तो जितनी ज्यादा उन्हें हीट रिसीव हो रही है, वैसा सा उनका कलर बना हुआ है। ठीक है, ये सारी गैसेस चमक रही हैं आपकी, और इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइरल शेप्ड है, या आप नोट्स में साथ साथ लिख सकते हो, स्पाइरल शेप्ड है।
आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। अब इससे सवाल खड़ा होता है कि स्टार सिस्टम क्या है अपने आप में। अब स्टार सिस्टम को समझिए। देखो, स्टार सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स। मैं एक साथ समझाता हूं क्या क्या है। meteoroid, comets, rocks, dust and gases। अब ये चीज क्या है, देखो इसे समझने से पहले हम अपना ही नाम लिख लें। देखो, स्टार सिस्टम हर चीज की कलेक्शन है जहां पे प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। प्लैनेट्स के आसपास जो पत्थर घूमते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है। यहां पे जो दूसरा डिफरेंस है एक स्टार और प्लैनेट में, प्लैनेट्स, ये जैसे कोई भी यहां पे अगर स्टार है, स्टार के चारों ओर जो चीज घूम रही है, ये अगर आपका, ये है स्टार आपका, ये है आपका प्लैनेट, और जो चीज प्लैनेट के चारों ओर घूम रही है इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। क्लियर है? स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपका सिस्टम बटा हुआ है। ठीक है। जो प्लैनेट के चारों ओर घूमेगा वो सैटेलाइट, जो स्टार के चारों ओर घूमेंगे होंगे आपके प्लैनेट्स। ठीक है। तो पहली बात, स्टार अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज, प्लैनेट्स उनके चारों ओर घूमते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, और इनकी ग्रेविटी ज्यादा है तो ये इन्हें अपनी तरफ खींच के रखते हैं हर टाइम। ठीक है। और ये छोटे ऑब्जेक्ट्स इनकी तरफ खींचे रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो स्टार सिस्टम है वो है आपका सोलर सिस्टम। जो हमारे सन के चारों ओर हम घूम रहे हैं, हमारी अर्थ घूम रही है, वो है आपका सोलर सिस्टम। ठीक है। अब अगली डेफिनेशन हमने प्लैनेट्स की पढ़नी है, पर उसे पढ़ने से पहले एक तो हम सोलर सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें। ठीक है। फिर हम जनरली टर्मिनोलॉजी के तौर पे प्लैनेट लिख लेंगे, और इसके साथ साथ जो हम चीज लिखें वो है आपकी दो चीजों में डिफरेंस, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन का क्या मतलब होता है? देखो, ये दो टर्मिनोलॉजी हमें सबसे पहले याद रखनी जरूरी है। रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है? देखो, रोटेशन का मतलब होता है, लेट्स सपोज ये कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट के अगर मैं बिल्कुल सेंटर से एक लाइन बना दूं और इस बॉडी को अगर मैं वहीं पे घुमा दूं, यहीं पे इस लाइन के चारों ओर ये अगर घूम रही है, ठीक है, तो एक सिंगल जगह पे रुकते हुए वो बॉडी वहीं घूमी जा रही है, तो उसे कहेंगे कि वो रोटेट कर रही है, अपनी ही जगह पे बस गोल घूम रही है। ठीक है। आपने छोटे होते लाटू, बेब्लेड्स, ये सब कुछ देखा होगा। वो सारे के सारे अल्टीमेटली रोटेट, अपनी जगह पे खड़े होके रोटेट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे रोटेशन। ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन होगी, स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। दूसरी साइड पे जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में कोई ना कोई एक सेंटर में बॉडी होगी, जैसे कि यहाँ पे सन हो गया लेट्स सपोज, इसके आसपास ब्रॉडन पाथ बना दें, इसके आसपास कोई और बॉडी पूरे एक साल में घूम रही होगी। इधर आदि गायब कर दें स्क्रीन से, उधर भी एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है, इस तरीके से पूरे साल में एक कोई बॉडी सेंटर में है, उसके आसपास कोई बॉडी घूम घूम के आ रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन करना। ठीक है, अर्थ के चारों ओर मून आपके रिवॉल्व कर रहा है, तभी आपके मून के अलग अलग फेजेस दिखते हैं। हम एक जो पूरा साल कहते हैं वो एक्चुअली रेवोल्यूशन का कहते हैं, क्योंकि हमारा सन के चारों ओर एक जो पूरा चक्कर होता है उसे हम कहते हैं कि एक साल पूरा हो गया। हम दिन तब कहते हैं जब अर्थ पूरी घूम के एक जगह पे आ जाती है। जैसे ये मान लो कि दोपहर के रोज 12 बजे एक ही टाइम बज रहे हैं ना, दोपहर के 12, तो वो क्यों हम कहते हैं कि दोपहर के 12 बज गए? क्योंकि अर्थ घूम के वहीं पे दोबारा आ गई है, एग्जैक्टली सेम जगह पे आ गई है, तो रोटेट होके वहीं पे आ गई। अगर पूरा एक साल घूम के सन के मुताबिक अर्थ सेम पोजीशन पे आ जाए, लेट्स सपोज ए बी सी डी, पूरा एक साल घूम के अर्थ फिर से ए वाली पोजीशन पे आ जाए, उसे हम कहेंगे आपका रेवोल्यूशन। उसके चारों ओर एक चक्कर पूरा हो गया। इसके लिए कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे सन है। ठीक है, ये जो आसपास घूमने वाला पाथ होता है एक फिक्स पाथ है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। अर्थ का चारों ओर जो सन के ऑर्बिट है वो है आपके एलिप्टिकल शेप में। अब ये एलिप्टिकल शेप क्या होती है, इस चीज को समझे। देखो, ये जो शेप होती है इसे कहते हैं सर्कल। राउंड है चारों ओर से, जहां पे आपके दो कोने खींचे हुए हैं, दो कॉर्नर स्ट्रेच्ड है आपके, ऐसी शेप को हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप। ठीक है, ऐसी शेप को हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप। जो दो कोने आपके खींचे हुए हैं, ऐसी शेप को हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप। ठीक है, क्लियर है? ऐसी शेप को हम कहेंगे एलिप्टिकल शेप। अब यहां पे कोई भी डाउट? ठीक है, अभी भी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मैं उस चीज को कमेंट में भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कहीं पे कोई भी डाउट लगता है आपको। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया, वीडियो रिवाइंड करके इस चीज को दोबारा से देखिए। रोटेशन अपने ही सिंगल पाथ के चारों ओर, और रेवोल्यूशन किसी और के चारों ओर घूम के आना, उसे रेवोल्यूशन कहेंगे। तो आपका अब पूरा का पूरा सोलर सिस्टम पढ़ते हैं और उसके अंदर ये सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम थोड़ा सा डिटेल में दीजिएगा। आपका आ गया सन सेंटर में, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि हमारे पास जगह ज्यादा बच जाए। एक प्लैनेट का ऑर्बिट, तब तक अपने माइंड में ये रिमाइंड कीजिए कि टोटल कितने प्लैनेट हैं, और क्या कोई रीसेंट हिस्ट्री में प्लैनेट निकाला गया है, और अगर निकाला गया है तो क्यों निकाला गया। ऐसा क्या हुआ कि पहले उसे प्लैनेट कहते थे फिर उसे प्लैनेट नहीं कहने लगे। ऐसा बार बार ये कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत ही क्या है। तो हम मतलब अगर कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी होगी ना जिसके कारण पहले वो प्लैनेट था बाद में नहीं रहा, तो ऐसा क्या था कि वो टर्मिनोलॉजी में प्लैनेट नहीं रहा। आप में से जिसे पता है प्री नॉलेज, तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्या था, मैं उन्हें भी देख के अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली मैं तो आंसर यहाँ पे दूंगा ही। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, दो और बनाने हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी एक सर्कल बन गया। साइड से वेटेज लेके चलो, मैं इस चीज को यहाँ पे एक्सपांड कर दूँ। लास्ट वाला क्या करते हैं, यहाँ ना अंदर बना लेते हैं, थोड़ा सा सन को और छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास
क्लैरिटी के लिए जगह ज्यादा हो, कोई बात नहीं। सूरज हम सबको पता है कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर अब मैं प्लैनेट्स ड्रॉ करने शुरू करूं, सबसे पहला प्लैनेट है मरकुरी, फिर है वीनस, फिर है आपके प्यारी अर्थ, फिर है मार्स, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज्यादा होनी चाहिए थी, मैंने पहले इस एक्स्ट्रा प्लैनेट की जगह नहीं दी, कौन देना, क्योंकि मार्स के बाद यहाँ पे एक पूरी पत्थरों की लाइन आ जाती है, यहाँ पे एक सिंगल डॉट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जल्दी कवर हो जाए। इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इनमें से कई पत्थर इनफैक्ट इवन अर्थ के आधे साइज के भी होंगे, उससे भी बड़े होंगे, ठीक है। इवन अर्थ से बड़े पत्थर भी कई यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, पर इन्हें प्लैनेट क्यों नहीं कहते, इन्हें एस्ट्रॉइड्स क्यों कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन फिर से खड़ा हुआ कि चलो आपके वो बताता हूँ। एक प्लैनेट होता था प्लूटो, जैसे निकाल दिया गया, ठीक है अभी, पर इस क्वेश्चन को मैंने बनाया हुआ है कि प्लूटो को क्यों निकाला। वो सेम क्वेश्चन ही है, मतलब आंसर सेम ही है कि इन्हें प्लैनेट क्यों नहीं कहते, बल्कि हम इन सबको प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अब वो हम वहां पे जब प्लैनेट की अभी हमने डेफिनेशन लिखनी है वहां पे लिखेंगे। तो सस्पेंस बिल्डअप, ये आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये आपके सारे प्लैनेट हो गए। साइज मत देखना क्योंकि बड़ा छोटा, वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जुपिटर ही है। इसके बाद आपकी फिर से यहाँ पे एक पत्थरों की बेल्ट है जिसे हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट, KUIPER, क्यूपर बेल्ट। यहाँ पे सारी जगह पे यहाँ पे बेल्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी के जो बेसिक्स है ना, जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, हमारी मेन कोशिश यहाँ पे ये नहीं है कि हम सारे कंसेप्ट कवर कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली कंसेप्ट सारे कवर कर लिए तो मेन ज्योग्राफी में जाके क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा डिटेलिंग में ये सारी चीजें आएंगी, पर यहाँ पे हमारी कोशिश है ये पूरी एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स के अंदर हम एक ऐसी फाउंडेशन बना लें कि हमें आने वाले सारे कंसेप्ट्स वहां पे हम फिर हमें बेस की तरफ ना ध्यान देना पड़े। तब हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये ज्यूम करके चलेंगे कि हाँ ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसीलिए ये एक डिटेल्ड डे वाइज तैयारी है कि आपको एक बेसिक नॉलेज ऑलरेडी बिल्ड हो गई है, वहां पे मेन और ज्यादा इलेबोरेटेड डिटेल में तैयारी करें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि स्टार्टिंग में मुश्किल ना लगे, स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बिल्डअप हो और फिर धीरे धीरे हम एक्सपैंड करें। तो इस तरीके से आपका सारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहली चीज जो बात करें, देखो आपके सोलर सिस्टम, मैंने बात की सोलर सिस्टम का मतलब ही है जो सन का पूरा सिस्टम है। ये सारी चीजें इसीलिए आसपास घूम रही है क्योंकि सन की ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी ने सब कुछ पकड़ के रखा हुआ है। इन सबको लाइट सन से मिलती है, इन सबको एनर्जी सन से मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी अर्थ, हम क्यों इन सारी चीजों को प्लैनेट नहीं कहते और आपकी अर्थ और ये सारी चीजों को प्लैनेट कहते हैं? देखो प्लैनेट आप तभी किसी चीज को बोल सकते हो जब पहली बात वो स्टार के चारों ओर घूम रहा हो, और उसके बाद जो उसका ऑर्बिट है प्लैनेट का, प्लैनेट का ऑर्बिट हमेशा एक यूनिक ऑर्बिट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखो जो प्लैनेट है इसके रास्ते में कोई और बड़े साइज का पत्थर ना है। देखो ऐसा नहीं होता कि पत्थर और एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब हम जब भी आपके सोलर सिस्टम या कुछ भी पढ़ते हैं तो हम हमेशा बहुत ही क्लीन सा डायग्राम देखते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में आपका सोलर सिस्टम ना छोटे छोटे पत्थरों से भरा पड़ा है, ठीक है। अगर आप
सोलर सिस्टम को पास से देखने जाओगे, आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो रॉक और डस्ट से भरा पड़ा है। ठीक है, मैं आपको इसका एक व्यू भी दिखाता हूं। आपका एक्चुअली जैसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसा दिखता है। ये सारे के सारे अलग अलग प्लैनेट है, ये चलो कुछ इमोशन दिखाया हुआ है, पर यहाँ पे ये सारा का सारा ऐसे बीच में छोटे छोटे से पत्थर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी जगह ना मिट्टी फैली हुई है, क्योंकि आपके बहुत सारे पत्थर थे जो आपस में टकरा टकरा के या रगड़ खा खा के मिट्टी बन चुके हैं। इस कारण यहाँ पे सारी जगह पे ये मिट्टी मिट्टी एग्जिस्ट करती है, मिट्टी एग्जिस्ट करती है, पत्थर एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर कोई भी चीज के रास्ते में, मतलब हमारे जैसे अर्थ है, अर्थ के रास्ते में भी छोटे छोटे पत्थर बहुत होंगे, पर अगर कोई भी बड़े साइज का पत्थर उसके रास्ते में नहीं है ना, उसे हम कहेंगे कि वो एक प्लैनेट है। प्लैनेट अपना खुद का ट्रैवल करेगा, उसके रास्ते में कोई और प्लैनेट नहीं आने वाला, और वो आपस में टकराने नहीं वाले। कोई बड़े साइज के यानी कि दो पत्थर, अगर अर्थ के रास्ते में ऐसा कोई और बड़ा पत्थर होता, फिर हम अर्थ को प्लैनेट ना कहते, क्योंकि अर्थ कब की पता नहीं टकरा चुकी होती। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ पे अर्थ के भी यहाँ पे ऐसी सारी की सारी पत्थरों की लाइन बन जाती। पर ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। जो भी अल्टीमेटली सारे के सारे प्लैनेट्स है तो पत्थर ही, अगर इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर में देखोगे सारे के सारे पत्थर ही हैं। तो ये सारे पत्थर जो भी अपना खुद का ऑर्बिट बना जाते हैं, जो अपना क्लियर ऑर्बिट बना जाते हैं, उनके रास्ते में कोई और बड़ा पत्थर नहीं एग्जिस्ट करता, उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। जो पत्थर बाकियों के साथ ऑर्बिट शेयर करते हैं उन्हें हम एस्ट्रॉयड या क्यूपर रॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें बाकियों के साथ सेम शेयर करना पड़ रहा है रास्ता, और ये आपस में अभी भी टकराते रहते हैं। कई बार एक साथ टकरा के जुड़ जाते हैं, कई बार टकरा के और टूट जाते हैं। तो इस कारण प्लूटो को इसी के लिए निकाला गया। देखो, प्लूटो हमें स्टार्टिंग में लगता है प्लूटो एक बड़े साइज का पत्थर है, पर वो प्लूटो यहां पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, प्लूटो का अपना खुद का ऑर्बिट नहीं है, प्लूटो इसी पाथ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्लूटो का क्योंकि खुद का ऑर्बिट नहीं है, इस कारण प्लूटो को रिजेक्ट कर दिया गया प्लैनेट के लिए। तो प्लैनेट की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि प्लैनेट वो होगा, प्लैनेट्स क्या होंगे? प्लैनेट्स अपने आप में एक बंडल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस होती हैं। एक जमीन होगी, पत्थर ही पत्थर हैं, जैसे हमारे भी लगा लो, मार्स के भी लगा लो, कुछ भी लगा लो। और गैसेस भी हैं, चाहे हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन जो सबसे बड़ी गैस है, फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, आपके वहां पे मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो कोई भी रॉक्स और गैसेस की कलेक्शन है अल्टीमेटली। इवन ये चीज याद रखना, ये जो आपके एस्ट्रॉइड्स है ना, एस्ट्रॉइड्स के आसपास भी एटमॉस्फेयर होता है, उनके आसपास भी गैसेस हैं, क्योंकि वो भी बड़े साइज के हो सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि उनका अपना खुद का ऑर्बिट नहीं है, बस यहीं पे फर्क आएगा। which have their own unique orbit around a star, जिनका अपना खुद का एक यूनिक ऑर्बिट है स्टार के चारों ओर। तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पे क्लियर है। कोई भी डाउट यहां तक पूछ लेना। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे थे वो है कि आपके बाकी सोलर सिस्टम के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई, ये प्लैनेट्स आ गए। अब इन प्लैनेट्स को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक है आपके अंदर वाले ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, यानी कि आपकी मरकुरी से लेके जो आपका मार्स वाला प्लैनेट है यहां तक, इन सबको आपके या तो हम कह सकते हैं इनर प्लैनेट। आप अपने नोट्स बनाने के लिए अलग से इन प्लैनेट्स का नाम लिख के इनर प्लैनेट्स लिख सकते हो। ऑब्वियसली मैं लेक्चर की पेस के लिए यहीं पे लिख रहा हूं, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो अंदर वाले सारे प्लैनेट्स हैं ना, ये सारे के सारे आपके रॉक्स
से ज्यादातर बने हुए हैं। इनके अंदर ज्यादातर ये पत्थरों से ही बने हुए हैं, ठीक है। इनके इनके आसपास गैसेस कम है और ये ज्यादातर पत्थरों से बने हैं। दूसरा, ये साइज में छोटे हैं, स्मॉल है। बाहर जो ये 4 प्लैनेट्स हो गए आपका, जुपिटर से लेके सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं जोवियन। जुपिटर से आया है जोवियन वर्ड, जोवियन जायंट्स, या आपके गैस जायंट्स इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनके आसपास इनका जो साइज है ना, वो साइज इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि इनके आसपास गैसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उन्हें अपने आप वो ज्यादा बड़ा दिखाती है, ठीक है। मतलब नीचे जमीन भी बड़ी है तभी उनकी ग्रेविटी बड़ी है, पर आसपास गैसेस होने के कारण इनका ज्यादातर एरिया गैसेस और बड़ा कर देती है। तो ये जोवियन जायंट्स या गैसियस जायंट्स, और अंदर वाले इनर प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इन्हें आउटर प्लैनेट्स भी कह सकते हो, पर मेनली इस तरीके से ये बड़े प्लैनेट्स हैं, ज्यादातर गैसेस से बने हुए हैं, ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यहां पे ये 2 चीजें। अब इसके बाद अगली चीज जो एक मन के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, कई बार आया भी होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट हैं, और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चन है, इतने सारे प्लैनेट हैं तो सिर्फ अर्थ ऐसा प्लैनेट क्यों है जहां पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है? अर्थ ऐसा प्लैनेट कैसे है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी जगहों पे लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? बेसिकली अर्थ कैसे लकी हो गया? अब कई बार एक और न्यूज का भी साथ में मैं एग्जांपल जोड़ के बताता हूं। देखो, आपने कई बार न्यूज में ये भी पढ़ा होगा कि हमारे साइंटिस्ट ने कोई एक ऐसा प्लैनेट ढूंढा है जो हमसे मतलब हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी होता है, कई बार कि शायद वहां पे, करोड़ों किलोमीटर दूर भी होता है कि शायद वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब यहां बैठे हुए, जहां पे मार्स जाना भी मुश्किल है, यहां से करोड़ों साल दूर वाला एक प्लैनेट देख के कैसे बताते हैं कि शायद वहां पे भी लाइफ हो? मतलब कैसे प्रिडिक्ट हो सकता है? सो बेसिकली देखो, हर जो भी स्टार है, हर स्टार की अपनी गर्मी और अपना साइज है। हर स्टार का अपना खुद का साइज है और उसकी अपनी खुद की हीट है, ठीक है। ये हीट के कारण क्या होता है, देखो, जो प्लैनेट उसके बहुत पास है ना, ये हद से ज्यादा गर्म होंगे, और जो प्लैनेट इससे ज्यादा दूर है ना, वो हद से ज्यादा ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां तक गर्मी प्रॉपरली पहुंच नहीं रही। जैसे मरकुरी तो आपका जल रहा है, वहां पे रोज आग लगती है, जैसे ही वो सन की साइड आता है वहां पे आग लगनी शुरू हो जाती है जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन इतनी गर्म हो जाती है, मिट्टी भी आग पकड़ जाती है वहां पे, ठीक है। पर आपके जितना पीछे जाओ, इवन मार्स आपके ठंडा पड़ा हुआ है, मार्स से लेके ये सारे प्लैनेट्स जमे पड़े हैं, ठीक है। तो हमें तभी यूरेनस के एक सैटेलाइट के ऊपर उम्मीद है, एक उसका आसपास, जैसे हमारे चारों ओर मून घूम रहा है, उसके चारों ओर भी एक सैटेलाइट है, उसके ऊपर उम्मीद है कि शायद वहां पे हमें रहने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि हमें वहां पे फ्रोजन वाटर मिल गया। तो हमें फ्यूचर की उम्मीद है, फिलहाल का ये कंसेप्ट नहीं है, पर इसी के ऊपर ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, तो अर्थ एक ऐसे जोन में पड़ जाता है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ऐसे जोन को मतलब एक तरह से हैबिटेबल हैबिटेबल जोन हो गया, जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ऐसे जोन को ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। यही आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा, मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है। सिंपल, सिर्फ 1 वर्ड में पूछा गया था, गोल्डी लॉक जोन उसका आंसर था, ठीक है। तो पर अगर गोल्डी लॉक जोन पता होगा होता क्या है, तभी आप आंसर कर सकते हो। गोल्डी लॉक जोन एक ऐसा जोन होता है जो स्टार से कोई ऐसा डिस्टेंस पड़ेगा जहां पे ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंड रहती है, और वहां पे लाइफ फिर सस्टेनेबल हो सकती है, क्योंकि फिर वैसे ही वहां पे एटमॉस्फेयर, पानी, हर चीज एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए हम यहाँ बैठे बैठे किसी भी स्टार का जब साइज और उसकी गर्मी मेजर कर लेते हैं, वहां से मेजर कर लेते हैं कि अच्छा इतने डिस्टेंस पे
एक हैबिटेबल जोन बन रहा है। फिर हम उसमें ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा यहाँ कोई प्लैनेट तो नहीं है इस जोन में। अगर हमें कोई प्लैनेट मिल गया फिर हमें लगता है कि शायद इसके ऊपर लाइफ हो, क्योंकि वो उस स्टार के हैबिटेबल जोन में होगा। ये हमेशा वेरी करेंगे डिपेंडिंग के वो स्टार की गर्मी कितनी है। ये अर्थ का अपना लक है कि हमारे यहाँ पे लाइफ यहां जाके पड़ती है इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज। अब इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी, ये डायग्राम काफी गंदा होने वाला है पर हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज नीचे लिखी भी हुई हैं, अगर आप वेबसाइट से पढ़ रहे हो तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी भी हुई हैं। तो वो है, देखो ये जो हमारे स्टार यानी कि सन है, इसकी लाइट किसी एक पॉइंट तक तो जा रही होगी ना, मतलब पूरे के पूरे जहां तक भी सन की लाइट फैलती होगी दूर, मतलब ऑब्वियसली सोलर सिस्टम तो इसके आगे बहुत ही छोटा पड़ेगा, पर जहां तक भी इसकी लाइट फैलती होगी, जहां तक ये फैलती है उस पूरे एरिया को बोला जाता है हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर ऐसा इलाका हुआ जहां पे आपकी लाइट फैल रही है। यहाँ पे अगर थोड़ा क्लियर नहीं है तो इस साइड को लिख देता हूँ, हीलियोस्फीयर। जहां जाके सन की लाइट खत्म हो जाएगी, कहीं तो जाके एक पॉइंट आएगा जहां पे दिखनी बंद हो जाएगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं हीलियो। हीलियो वर्ड जो होगा ना, हमेशा याद रखना, कभी पेपर में आ जाए किसी और कंटेक्स्ट में, हीलियो का मतलब सन से होता है। और क्योंकि सारे गैलेक्सीज में हमारे कंसर्न की सिर्फ सोलर सिस्टम है, तो हम इसके मुताबिक पढ़ते हैं हीलियोपॉज। जहां पे जाके लाइट खत्म होती है उसे कहते हैं हीलियोपॉज, कि यहां जाके ये लाइट खत्म हो गई है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज क्लियर है? कोई भी डाउट? तो यहां तक ये चीज। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो बाकी चीजें हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया डस्ट भी फैली हुई है, छोटे छोटे पत्थर भी फैले हुए हैं। ठीक है, फिर आपके प्लैनेट्स के आसपास सैटेलाइट्स भी घूम रही हैं, गैसेस भी घूम रही हैं। अब बात करते हैं मीटेरोइड और कॉमेट्स क्या होते हैं। देखो कॉमेट एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनका रिवॉल्विंग जो ऑर्बिट है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। मतलब ये सन है, सन के चारों कॉमेट ऐसे हैं कि बहुत सालों बाद वापस आते हैं। जैसे एक कॉमेट बहुत ही पॉपुलर है, हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट ना 75 ईयर्स में एक बार ही दिखाई देता है, क्योंकि ये घूम सन के चारों ओर रहा है। पर ये घूम कैसे रहा है कि ये आपका सन है, ये बहुत दूर जाएगा फिर वापस आएगा दूसरी साइड को, फिर घूम के उस साइड को, तो बीच में बस सन के क्रॉस करके, एक साइड से क्रॉस करके गया, उस साइड से क्रॉस करके गया। इसका पाथ बहुत ही ज्यादा लंबा है, इस कारण ये प्लैनेट नहीं बन पाया। कॉमेट ऐसे ही होते हैं जो बहुत बहुत सालों बाद सोलर सिस्टम में वापस आते हैं, तो एक बार बाहर जाके फिर वापस आएंगे, तो एक ऐसे बहुत ही लंबे पैराबोला की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं आपके मीटेरॉइड क्या होते हैं। देखो 3 डेफिनेशंस है आपको पेपर में जो पूछी जा सकती हैं। ये मान लो आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अर्थ के चारों ओर उसका एटमॉस्फेयर भी है। ये मान लो अर्थ के चारों ओर उसका एटमॉस्फेयर है। कोई भी पत्थर जो रैंडमली अभी सोलर सिस्टम में घूम रहा है, रैंडमली कोई भी पत्थर सोलर सिस्टम में घूम रहा है, उस पत्थर को हम कहते हैं मीटेरोइड। मीटेरोइड, जो भी पत्थर स्पेस में घूम रहा है, बस रैंडमली स्पेस में घूम रहा है। देखो थोड़े थोड़े वर्ड में फर्क आएगा, अर्थ को एंटर नहीं किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्पेस में जब घूम रहा है हमने उस पत्थर को देखा, हमने कहा अच्छा मीटेरोइड है वो। अगर ये पत्थर धीरे धीरे अर्थ की तरफ आया और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर एंटर कर गया, तब इसी पत्थर का नाम चेंज हो जाता है। अब इसे हम बुलाते हैं मिटियोर, जब हमारा एटमॉस्फेयर एंटर कर गया। और अगर ये बाय चांस ये पत्थर अर्थ के ऊपर आके गिर गया, टकरा गया, हमारी सरफेस के ऊपर गिर गया, तो इसे हम कहते हैं मीटियोराइट।
जब आपकी सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, और देखो ज्यादातर पत्थर वैसे नहीं गिर पाते होते, क्योंकि आपके अर्थ के चारों ओर ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर जैसे ही ये पत्थर एंटर करते हैं, हद से ज्यादा रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होती है। जैसे हम हाथों को भी ऐसे करना शुरू करें, हाथ गर्म होने शुरू हो जाएंगे ना, तो इमेजिन कर लो एक कोई चीज बहुत तेजी से गिर रही है, उसकी हवा की रगड़ पैदा होगी। हवा की जब इतनी ज्यादा रगड़ पैदा होती है, इन पत्थरों को ना आग लग जाती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो मिट्योर होते हैं ना, जब हमें ये दिखाई देते हैं रात को, पर जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कह देते हैं, शूटिंग स्टार कह देते हैं, वो यही होते हैं। वो बेसिकली जल के खत्म हो रहे होते हैं। पर कई बार इनका छोटा मोटा टुकड़ा नहीं खत्म हुआ, वो कई बार छोटा और कई बार बहुत बड़े साइज के भी, जो डायनासोर खत्म हुए थे वो इसी तरीके से खत्म हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये चीजों को वो बैलेंस नहीं कर पा, सॉरी, इन चीजों को ऑब्वियसली डायनासोर प्रोडिक्ट नहीं कर पाए, तो खत्म हो गए। यहाँ पे ये जो मिट्रोइड थे, ये आपके अल्टीमेटली सरफेस तक पहुंच गए, और मिटियोर जो थे आपके सरफेस तक पहुंच के बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, अर्थ की सरफेस फट गई और सारे प्लैनेट के ऊपर वॉल्केनो फटने लगे, तो वो अल्टीमेटली खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? वो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपके बात करूं, मतलब इस चीज को, अगर ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं, इसके हमारे पास सबूत भी हैं। ठीक है, मैं आपको उस तरीके से दिखा भी देता हूं। इस इमेज को खोल दूं। देखो कई बारी ये इस तरीके से अर्थ के ऊपर अगर आगे गिरते हैं, तो ये ऐसे बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं, क्योंकि सडन धमाका होगा, अर्थ के ऊपर इतना जोर पड़ेगा, यहां से सारी मिट्टी उड़ के बाहर चली जाएगी। कई बारी क्या होता है, फिर यही जो अब खड्डे बन गए हैं, अगर यहाँ आसपास कोई नदी होती है, उस नदी ने यहाँ पे पानी भर दिया, या बारिश का पानी, अगर यहाँ पे ऐसे एरिया में जहां बारिश बहुत होती है, ये सारा का सारा एरिया पानी से भर जाता है। इस खड्डे को आपके कहते हैं क्रेटर, और अगर इसमें पानी भर गया तो वो बन जाएगी क्रेटर लेक। ठीक है, तो मिट्रॉइड के द्वारा जो खड्डे पैदा किए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्रेटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपके मिट्रॉइड, मिटियोर, मिटियोराइट की डेफिनेशन। आपको कभी पेपर में पूछी जाए तो आप याद रखिएगा, छोटे छोटे फर्क हैं। क्लियर है? अब चलते हैं इससे अगले कंसेप्ट में, जो हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट है, वो है सोलर विंड्स का कंसेप्ट। अब ये सोलर विंड्स क्या होती हैं, उससे पहले, पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। देखो आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होता है आपका न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन का मतलब होता है जब आपके दो छोटे एटम्स आपस में आके मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखो एक चीज फिजिक्स में हमेशा याद रखो, जब भी दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे या एक मॉलिक्यूल आगे एटम्स में टूटेगा, हमेशा बीच में से एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी हीट, लाइट, और हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी इसी हीट और लाइट से, मतलब लाइट नहीं है, उस हीट से हम अपने सारी की सारी बिजली बनाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, वो सब कुछ। वो जब मेन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे वहां पे आपका वो सारा कंसेप्ट आएगा, कैसे कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो अब दो छोटे एटम्स एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। ये हो रहा है आपके सन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं,
जो मैंने आपको बताया बहुत भरपूर उसमें है। तो आपके सन के चारों, स्टार्स के ना चारों ओर ये इकट्ठी हो जाती है गैस। तो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ के हीलियम बना रहे हैं और इसके बनते हुए ये एनर्जी सारी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है फिजन। फिजन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है दो एटम्स में और इसमें भी यहां पे एनर्जी निकलेगी। देखो जो हम अर्थ के ऊपर इस टाइम आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं, न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चला रहे हैं, या जो आपके बॉम्ब्स भी एग्जिस्ट करते हैं ना, ज्यादातर हाइड्रोजन बॉम्ब भी एग्जिस्ट करता है, वो ऐसे काम करता है फ्यूजन से। पर बाकी जितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सारे ऐसे ही काम करते हैं जो यूरेनियम से बनते हैं। उनके अंदर हम फिजन एनर्जी यूज करें। अब देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे फिजन की बात करें, हमें फिजन के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ये ना रेडियो एक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इन्हें ना इन्वायरमेंट में ऐसे डायरेक्टली फेंका नहीं जा सकता। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो फ्यूल भी यूज हो रहा है, उसे उठा के तुम ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली इन्वायरमेंट के अंदर फेंक दोगे। क्यों? वो हद से ज्यादा आपकी इन्वायरमेंट को खराब कर देंगे। क्योंकि जो भी चीज रेडियो एक्टिविटी, देखो अगर आपने ये मटेरियल फेंका, रेडियो एक्टिविटी का मतलब इसके आसपास ना वेव्स निकलती हैं लगातार। इसके कांटेक्ट में कुछ भी आएगा ना, कोई भी लिविंग चीज आएगी, जैसे हम इसके कांटेक्ट में आ गए, ये हमारे अंदर के जो सेल्स है ना, वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी उनके साथ टकरा टकरा के सेल्स को मारना शुरू कर देती है। तो ऑब्वियसली पहले इंसान बीमार पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली डेथ आ जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्यूजन एनर्जी से बिजली बना सके। ये अनलिमिटेड एनर्जी होगी और बिल्कुल क्लीन एनर्जी होगी। तो अगर ये बना पाए तो बिना किसी नुकसान के हमारे पास अनलिमिटेड बिजली है सारे दुनिया को देने के लिए। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ना कई बारी क्या, अगर प्रॉपरली ना किया जाए ये अनकंट्रोलेबल है। तो ऐसा ना हो कि अर्थ जी शुरू हुई सारी जल ही गई, ठीक है, हम भी स्टार बन गए, तो फिर इंसान इंसान कुछ नहीं बचेंगे, एक ही बारी में सारा अर्थ चलने लग जाएगी। तो इसे बहुत ही संभाल के इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। रिएक्टर्स अभी 30 सेकंड 50 सेकंड ऐसे चलाए जाते हैं, उसमें से रीडिंग्स ली जाती हैं, फिर और इम्प्रूवमेंट की जाती हैं, फिर दोबारा से रीडिंग्स, फिर दोबारा से, ऐसे चलता रहता है। तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? अब ये जो सारी की सारी चीज है, अब यहाँ पे जब भी ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट के कारण, चाहे कोई भी ब्लास्ट हो रहा है, चाहे आपके फिजन हो रहा है चाहे फ्यूजन हो रहा है, आपके हमेशा ब्लास्ट की साइड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। देखो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो इन चीजों को देखने के लिए, ज्यादा क्रिएटिविटी से देखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर दिखेगा। कि जब भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, एक ऐसे ना मशरूम सा बनता है पहले तो, धमाके का, उसके बाद यहां से ना वेव्स जानी शुरू हो जाती हैं। ये जो वेव्स हैं ये चारों ओर फैलती हैं और ये बिल्कुल हवा की तरह फैलती हैं। पर ये अपने आप में हवा नहीं है, ये एक तरह से चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ये आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स एक धमाके के तौर पे चारों ओर फैल रहे हैं। यही चीज जब सन के ऊपर होती है उसे हम रेफर कर देते हैं सोलर विंड। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सन के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े साइज के ब्लास्ट होते हैं। तो वहां पे कोई भी ब्लास्ट हुआ वो चारों ओर, अब इस डायग्राम को और गंदा किया जाए, ऐसे एक वेव की तरह फैलेगा। देखो जो ये सन के ऊपर ये जो ब्लास्ट होता है इसकी पावर कितनी ज्यादा है, इससे हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली यूनिवर्स के लेवल पे कहाँ इंसान स्टैंड करते हैं। सोलर विंड के अंदर इतनी पावर है कि वो एक ही झटके में, अभी हम बैठे हुए हैं सांस ले रहे हैं, एक ही झटके में हमारे प्लानेट के चारों ओर से एटमॉस्फेयर उड़ा के ले जाए, हवा सारी गायब। इसके अलावा इनके अंदर इतनी पावर है कि लेट्स सपोज हमारी जो सबसे ज्यादा हमें जिसमें प्रॉब्लम देती हैं कि हमारी सैटेलाइट जो चारों ओर, हमारे अर्थ के चारों ओर या बाकी प्लैनेट्स के चारों ओर हमने जो सैटेलाइट खुद लॉन्च की हुई हैं, उनके अंदर बैटरी से वो काम कर रही हैं।
बैटरीज और उनके जो सर्किट्स हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही उनके साथ टकराते हैं उन बैटरीज को ओवरचार्ज कर देते हैं, वो फट जाती हैं, या उनके जो सर्किट होते हैं वो जल जाते हैं। तो चलती चलती सैटेलाइट कई बार बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। फायदा भी है, कई बार क्या होता है कि किसी सैटेलाइट की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होती है और वो सडनली चार्ज होके चलने लग जाती है, तो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ये भी पोटेंशियल ये होल्ड करते हैं कि कई बार अगर ये अर्थ को एंटर कर गई सोलर विंड्स, तो ये हमारी सारी इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ा दें। हाँ, हमारे मोबाइल फोन्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हम यूज कर रहे हैं, सडनली सारी चीजें शॉर्ट सर्किट कर दें। तो इन तरीकों से ये सारी चीजें काम कर सकती हैं। क्लियर है? हम एक्चुअली बचे कैसे हुए हैं इस चीज को समझते हैं। देखो, ये कंसेप्ट आगे मेन उसमें जाके ज्यादा पढ़ेंगे, पर अभी ब्रॉड कंसेप्ट के तौर पे ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ को एक तरह से एज्यूम कर लो कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, इन्हें हम रेफर करने के लिए, या आगे जाके हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल इसके ऊपर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ क्या होता है। एक अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो। देखो, जो आपका मैग्नेट होता है उसकी वेव्स हमेशा इस तरीके से होती है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस साइड से भी नॉर्थ के साउथ, बस दो को बनाता हूँ कंसेप्ट। ये हमेशा रिवर्स नहीं आती, साउथ से कभी नहीं, इस तरीके से। तो ये लगातार ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। ये जो अर्थ की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ को बचा के रखती है। जैसे ही आपके सोलर विंड्स यहां से आई, सोलर विंड्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चलने लग जाते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली इसके साथ साथ चलने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं, और फिर बस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। पर जब वो अपनी एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एनर्जी जब भी छोड़ेंगे वो हीट, लाइट, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे ना लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और सदर्न पार्ट्स हैं हमारे पूरे प्लैनेट के, यहाँ पे जहाँ पे ये मैग्नेटिक का हिस्सा ज्यादा क्लोज आ गया, यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये लाइट छोड़ रहे होते हैं, यहाँ पे ना एक्चुअली ये आसमान में दिखाई देते हैं लाइट छोड़ते हुए, क्योंकि इनकी लाइट्स दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं अरोरास। जो इनसे लाइट्स बनती हैं, मैं आपको अरोरास की भी इमेज यहाँ पे दिखाता हूँ एक। ये रही आपकी अरोरास की इमेज। तो ऐसे आपके आसमान में ना ये अलग अलग, और ये चल रहे होते हैं, आप इसकी भी यूट्यूब पे साथ साथ वीडियो देख सकते हैं कि ऐसी ये लाइट्स पूरी चल रही होती हैं। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइन के साथ साथ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं जब तक वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर जाएंगे। जब एनर्जी, जैसी एनर्जी होगी उनके अंदर, जितनी एनर्जी होगी वैसी सी लाइट प्रोड्यूस होगी। तो रेड, पिंक, ग्रीन, ये सारे रंग दिखाई देंगे। आप कभी भी अर्थ के ये जो ऊपर कॉर्नर पे कंट्रीज हैं, जैसे कि कनाडा का अपर हिस्सा हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज होगी, या नीचे ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी, और अर्जेंटीना साइड पे, यहाँ पे ये आसमान में ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रीज यहाँ ऊपर को पड़ जाती हैं। हमारे यहाँ इंडिया के ऊपर नहीं दिखाई देती, हमारे यहाँ सेंटर में आ गया ऑलमोस्ट, तो इस कारण हमारे यहाँ नहीं दिखाई देती, पर जो ये मैग्नेट्स के कॉर्नर्स हैं इस साइड को ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, इन लाइट्स को कहते हैं अरोरास। क्लियर है? तो बाकी डिटेल आपकी इन्हीं के साथ नोट्स में, एक बार उनसे भी गो थ्रू कर लीजिए। नोट्स में भी कोई डाउट हो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लेक्चर 1, और वैसे प्रेपरेशन का डे 2। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।